नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। पत्राचौल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत को पीएमएल कोर्ट ने 4 दिन के लिए ईडी के रिमांड में भेज दिया है। संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। अपनी दलील में ईडी ने कहा कि पत्राचौल घोटाले में संजय राउत को 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले। संजय राउत ने इन्हीं पैसों से अलीबाग में जमीन खरीदी। 2010-11 के बीच पत्राचौल के पैसों से संजय राउत ने अलीबाग में 8 जगहों पर जमीन खरीदी। 2010-11 के बीच संजय राउत के कई विदेशी दौरे भी फाइनेंस किए गए थे। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि 4 बार सम्मन भेजने पर संजय राउत सिर्फ 1 बार पूछताछ के लिए आए और इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने की कोशिश की। संजय राउत की तरफ से पेश हुए वकील ने ईडी की रिमांड का तो विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि हार्ट पेशेंट होने की वजह से उन्हें दवाई और घर का खाना देने की इजाजत दी जाए, साथ ही उनकी रिमांड की अवधि भी छोटी रखी जाए। कोर्ट ने उनकी ये मांग मानी और 8 की बजाय 4 दिन की ईडी हिरासत का आदेश दिया। तो घोटाले में संजय राउत को 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। कई बार विदेशी दौरे फंड किए गए संजय राउत के। संजय राउत ने इसी मिले हुए पैसे से जमीनें खरीदी कई जगह पर। ये तमाम वो आरोप जो ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने पेश किए और ईडी ने कोर्ट से 8 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन संजय राउत के वकील ने उनकी सेहत का हवाला देकर कहा कि इसको कम किया जाए और उसके बाद कोर्ट ने संजय राउत को 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। सूरज ओझा हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। सूरज ओझा, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज संजय राउत की, आज उद्धव ठाकरे का संजय राउत के घर पर पहुंचना, कहीं ना कहीं ये आरोप लगाना कि शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सबसे इतर ईडी की जांच चल रही है, उसमें अभी तक क्या पुख्ता साक्ष्य ईडी के हाथ लगे हैं? जी बिल्कुल, जब संजय राउत कोर्ट के अंदर जा रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि मुझे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं लड़ूंगा। लेकिन जब ईडी ने एक के बाद एक खुलासे करने शुरू किए तो लोग दंग रह गए। देखिए, आपको बता दें कि 2010 से 2011 के बीच में संजय राउत ने अलीबाग में 8 प्लॉट लिए, साथ ही 2010 और 11 के बीच में कई विदेश यात्राएं भी की है। तो जो आरोप ये है कि जो पत्राचाल के पैसे जो रूट हुए हैं, जो डाइवर्ट हुए हैं, कई लोगों के पास गए हैं, उसमें से एक नाम संजय राउत का भी है। तो 1 करोड़ 60 लाख का इनके ये बेनिफिशियरी हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अलीबाग में जो 8 जगहों पर प्लॉट लिए गए हैं उसके लिए किया गया है। देखिए, जो मुंदरगी है, उन्होंने जो संजय राउत के वकील है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आपने इस जो महाराष्ट्र क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, और ये इसको देखते हुए ये एक राजनीतिक गिरफ्तारी है, ये आरोप लगाया। और साथ ही कहा कि मुझे फिलहाल कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं 2 एप्लीकेशन मूव करना चाहता हूं। एक तो संजय राउत हार्ट पेशेंट है, इस वजह से उन्हें दवाई दी जाए, जिसके बाद ईडी ने कहा कि हमें संजय राउत को दवाई देने और घर का खाना देने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में वो एप्लीकेशन कोर्ट ने अलाउ किया, जिसके बाद उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन किया कि चूंकि ये हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से जो इनका इंटरोगेशन किया जाए, इनसे जो क्वेश्चनिंग पूछताछ की जाए वो देर रात तक ना की जाए। जिसके बाद ईडी ने उसमें हामी भरी और कहा गया कि वो सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में अपने वकीलों से मिल सकते हैं। और ईडी ने यह भी बात मानी है कि वो रात को 10:30 बजे के बाद संजय राउत से पूछताछ नहीं करेंगे। संजय राउत के लिए ईडी ने 8 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन चूंकि संजय राउत के बिल्कुल, और बड़ी खबर यही है कि 4 अगस्त तक यानी 4 दिन की ईडी रिमांड में संजय राउत को भेज दिया गया। एक और बड़ी खबर इस समय मातृभूमि में आ रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से यह दावा भी किया गया कि संजय राउत के परिवार को 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले। प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं, उनके दोस्त हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी ने जो बड़ा दावा किया वो यही है कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले हैं संजय राउत को। और अब क्योंकि 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड में है तो और भी खुलासे ईडी के द्वारा किए जा सकते हैं। सूरज ओझा लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय राउत के खास है प्रवीण राउत, संजय राउत के दोस्त कहे जाते हैं प्रवीण राउत। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए इसी बड़ी खबर पर मुंबई से। मृत्युंजय, प्रवीण राउत का नाम बहुत पहले से आ रहा है, संजय राउत के मित्र कहे जाते हैं, और अब यह खुलासा हो रहा है कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत को मिले थे। तो क्या ईडी के द्वारा इसके साक्ष्य भी कोर्ट के सामने पेश किए गए? क्या वो तमाम वो बैंक डिटेल्स, तमाम वो ट्रांजैक्शन, इसकी भी कॉपी दी गई है? क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, ये जो संजय राउत की कोर्ट पेशी हुई थी, एक रिमांड के लिए हुई थी, ईडी कस्टडी की मांग करने के लिए कोर्ट पेशी हुई थी। इसमें ईडी जो है वो दावे करती है, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जब केस आगे बढ़ता है, ट्रायल स्टेज पर जाता है, तब साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन ईडी ग्राउंड्स रखती है और उस ग्राउंड्स के आधार पर कस्टडी की मांग करती है। और इस केस में देखा कि 8 दिनों की कस्टडी की मांग की गई थी, जिसमें कोर्ट ने 3 दिनों की कस्टडी दी है, यानी 4 अगस्त तक की कस्टडी दी है। तो अगले 4 अगस्त तक का जो ठिकाना है संजय राउत का, वो बलाड स्टेट का यही कैसर हिंद बिल्डिंग का ये 4थी मंजिल है, जहां पर संजय राउत अगले 3 दिनों तक रहेंगे। यहां पर संजय राउत से पूछताछ प्रतिदिन होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि सुबह जो दिनचर्या है उसमें सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच संजय राउत के वकील यहां ईडी दफ्तर में आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। रात 10:30 बजे के बाद ईडी के अधिकारी संजय राउत से मुलाकात नहीं कर सकते, पूछताछ नहीं कर सकते हैं। उनको आराम का वक्त दिया गया है। साथ ही साथ मांग की गई थी कि घर का खाना और दवाई उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि संजय राउत हार्ट पेशेंट है। इसको तुरंत खुद ईडी ने स्वीकार किया कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, जिस पर कोर्ट ने भी कहा है कि संजय राउत को घर का खाना और दवाइयां उपलब्ध होंगी। तो ये बड़ी जानकारी भी आप दे रहे हैं कि जो साक्ष्य है वो कोर्ट के सामने जब ट्रायल की स्टेज में ये पूरा मामला पहुंचेगा तब रखा जाएगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ईडी जब रिमांड की डिमांड करता है तो हमेशा इन संस्थाओं के द्वारा, इस तरीके के एजेंसीज के द्वारा कहा जाता है कि साक्ष्यों को ये खराब कर सकते हैं या जो गवाह हैं उनको धमका सकते हैं, इसलिए हमें इनकी रिमांड दी जाए ताकि हम और साक्ष्यों को जुटा सके। तो देखा आपने, उद्धव ठाकरे आज मुलाकात करने पहुंचे संजय राउत के घर, उनके परिवार से, उनकी माताजी से, उनके घर परिवार के लोगों से। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बड़ी बातें कही वो बतानी और समझनी आपके लिए बेहद जरूरी है। अपने खास संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। कहा कि अभी उनका जमाना है, आज की राजनीति बुद्धि से नहीं बल से चल रही है, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है, ये भी उद्धव ठाकरे ने कहा। मरना मंजूर है पर शरण में नहीं जाऊंगा, यह भी उद्धव ठाकरे ने कहा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी बीजेपी के ऊपर सीधा हमला। जमाना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी बुरे दिन भी आएंगे। ये उद्धव ठाकरे का कहीं ना कहीं गुस्सा था संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर, जो उन्होंने आज जाहिर किया। इससे भी बुरा बर्ताव जनता उनके साथ कर सकती है, यानी कहीं ना कहीं धमकी देने की कोशिश उद्धव ठाकरे की कि चुनाव आएंगे, उसमें नतीजा कुछ भी हो सकता है। हम गुलामगिरी की ओर जा रहे हैं, सबको विरोध करना चाहिए, एक अपील महाराष्ट्र की जनता से करते हुए सुनाई दिए। उनके दिमाग पर सत्ता का नशा है पर मेरे दिमाग पर नहीं रहा। उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं अपने को डिफेंड किया, संजय राउत की गिरफ्तारी पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। जिस तरीके से राउत की गिरफ्तारी, गले का जो भगवा पट्टा है वो दिखा रहे हैं और इसे दिखाने के बाद वो सीधे ईडी दफ्तर के भीतर दाखिल हो रहे हैं। और देखिए, थम्स अप करते हुए, हाथ दिखाते हुए सीधे कैसर हिंद बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं। सीढ़ी पर खड़े हुए हैं और ये देखिए किस प्रकार से इशारा करते हुए एक अपना जो मजबूत चेहरा है वो दिखाने की कोशिश करते हुए संजय राउत और सीधे ईडी दफ्तर में दाखिल हुए। अब अगले 3 दिनों तक वो ईडी दफ्तर में रहेंगे, जहां उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। लेकिन इसी प्रकार का जो बॉडी लैंग्वेज था वो सुबह भी देखने को मिला। जब संजय राउत यहां से निकल रहे थे तभी भी उन्होंने हाथ दिखाकर अभिवादन किया, मीडिया के कैमरे के सामने हाथ दिखाया, पत्रकारों को हाथ दिखाया और मुट्ठी बांधकर अपने आप को दिखाया कि वो बहुत मजबूत नेता है। और यहाँ जब ईडी कस्टडी 3 दिनों की मिली हुई है और उनको फिर से कैसर हिंद बिल्डिंग जो ईडी का दफ्तर है वहां लाया गया, तभी भी दोनों मुट्ठियां बंद करके वो अपनी ताकत का इजहार करते नजर आए और विक्ट्री साइन दिखाया। साथ ही साथ उनके गले में जो भगवा रंग का शिवसेना का पट्टा है उसे भी दिखाया। और ये इस प्रकार की भावनाएं अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से संजय राउत ने यहां पर व्यक्त की। जी, बने रहिए मृत्युंजय, और बेहद खास तस्वीरें आपने दिखाई। और संजय राउत अपने उसी अंदाज में कल जब उनको लेके जा रही थी ईडी हिरासत में, उस समय भी उन्होंने कार की रूफटॉप से ऐसे ही अपना भगवा कलर का मफलर निकाला था और घुमाया था हवा में, विक्ट्री साइन। उन्होंने आज जब ईडी की रिमांड मिल गई है ईडी को 4 अगस्त तक की, उसके बाद उन्होंने उसी तरीके के अंदाज अपना दिखाया। खास संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी के खिलाफ अपना जमकर गुस्सा निकाला। कहा कि अभी उनका जमाना है लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। पल-पल का सबसे पहला अपडेट हम एबीपी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनीति में जो अभी हो रहा है उसमें ताकत का जोर है, आज की राजनीति बुद्धि से नहीं बल से चल रही है, हमें संजय राउत पर गर्व है। सुन लेना चाहिए आज क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने। संजय राउत बद्दल मला नक्कीच अभिमान आहे। गुन्हा काय संजयचा? गुन्हा काय? पत्रकार आहे, शिवसैनिक आहे, निर्भीड आहे आणि जे पटत नाही तो बोलतोय। आणि ज्या पद्धतीने त्याला अटक केलेली आहे त्याचं एक वाक्य चांगलं आहे, मरण आलं तरी परवा नाही पण मी शरण जाणार नाही।
तो उद्धव ठाकरे खासे गुस्से में नजर आए, साफ साफ कहा कि जिस तरीके से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। और भी सुन लेते क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। आणि नुसतं बळ आज तुमच्याकडे आहे म्हणून तुम्ही जर का इतरांना संपवण्याच्या मागे लागणार असाल तर दिवस हे सर्वदा सारखे नसतात, दिवस हे फिरतात आणि मग दिवस एकदा फिरले की तुमचं काय होईल ह्याचा विचार सुद्धा नड्डा साहेबांनी आणि भाजपाने करण्याची आवश्यकता आहे। तो संजय राउत जो है वो लाठी माने जाते रहे, उद्धव ठाकरे की उनका सहारा माने जाते रहे और ये माना जाता रहा कि संजय राउत बेहद करीबी हैं। और संजय राउत की गिरफ्तारी पे अब उद्धव ठाकरे का गुस्सा साफ साफ सुना और देखा जा सकता है। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना ने बड़ा हंगामा किया, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन चल रहा है। संसद परिसर में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हाथों में प्ले कार्ड लेकर ईडी का नया मतलब बताती हुई नजर आई। तो नासिक में शिवसैनिक सड़कों पर उतरे और संजय राउत के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, ये ईडी की नई परिभाषा बताती हुई प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद शिवसेना की। ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, यानी बीजेपी का बढ़ा हुआ दफ्तर, ये ईडी को कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी। और संजय राउत की गिरफ्तारी के खिलाफ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ईडी अब बीजेपी का एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बन गई है। ईडी का स्ट्राइक रेट बेहद कम है, सुन लेते हैं। ईडी सकते हैं एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहना गलत होगा। 27 टाइम ज्यादा बड़ा है ईडी केसेस में, कन्विक्शन रेट 5% है। और अगर आप ये समन्स देख लेंगे, नोटिस देख लेंगे, सब हम लड़ाई लड़ेंगे। तो प्रियंका चतुर्वेदी भी खासी गुस्से में दिखी। उद्धव ठाकरे की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई। तमाम जो शिवसेना के नेता हैं, जो उद्धव गुट के नेता हैं, वो संजय राउत के साथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ईडी ने गलत किया है। और अब तो प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो उसको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट, ईडी को एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी का प्ले कार्ड संसद में आज दिखाती हुई नजर आई। संजय राउत के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। नासिक में जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो संजय राउत के समर्थन में खुलकर उतरे और नारेबाजी की ईडी के खिलाफ। तो ये दो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाई थी। उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे थे उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। और संसद के भीतर भी दोनों सदनों में संजय राउत का मुद्दा उठा। दोनों सदनों के भीतर शिवसेना समेत विपक्षी पार्टियों ने ईडी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए और खूब हंगामा हुआ। दिस हाउस आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। ये सदन आपका है। आप क्या बोलना चाहते थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप go back to your seats. You cannot use the house to settle the scores outside. The house is adjourned to meet at 12 o'clock. This house has nothing to do with आप सदन में विराजे। और हमारे साथ इस समय तीन संवाददाता फील्ड से जुड़े हुए हैं। रौनक कुकड़े ईडी दफ्तर से, मृत्युंजय सिंह कोर्ट से और सूरज ओझा ईडी दफ्तर पे हमारे दो रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मृत्युंजय सिंह ने अभी आपने देखा था, तस्वीरें दिखाई थी जब संजय राउत कोर्ट से निकले तो उन्होंने किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से फिर एक बार विक्ट्री साइन बनाया। मैं सूरज ओझा का एक बार रुक कर लेती हूँ जल्दी से। सूरज ओझा, इस समय का क्या अपडेट है? आदेश के अनुसार रात में 10:30 बजे तक ये पूछताछ हो सकती है या कुछ इसमें भी कोई फेरबदल हो सकता है? क्या जानकारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से जो टाइम फिक्स किया गया है उसी टाइम बाउंड के अंदर ही ईडी को संजय राउत से पूछताछ करनी होगी। रात के 10:30 बजे के बाद वो संजय राउत से पूछताछ नहीं कर सकते। देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को मैं इलैबोरेट करना चाहूंगा कि कैसे संजय राउत के पास कितने पैसे गए हैं जो ईडी को जांच में पता चला है। तो उनका कहना है कि प्रवीण राउत के अकाउंट से अनसिक्योर्ड लोन के नाम पर 55 लाख गए थे जो कि वर्षा राउत के अकाउंट में गए थे, जो संजय राउत की पत्नी है, जिसका इस्तेमाल एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया था। उसके अलावा जो ईडी ने जांच में पाया है कि 37.50 मतलब 37.50 जो लाख रुपए है वो भी पैसे इनको मिले हैं संजय राउत की पत्नी और संजय राउत को, जिसका इस्तेमाल जो जिस फ्लैट में ईडी की टीम कल छापेमारी करने के लिए गई थी, दादर में स्थित कोर्ट गार्डन नाम की जो गार्डन कोर्ट नाम की जो इमारत है, वहां पर फ्लैट लेने के लिए किया गया था। उसके अलावा एक 13,94,000 रुपए का एक ट्रांजैक्शन और दिखाया है जो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट्स में है, लेकिन इस बारे में अभी तक ईडी को
जानकारी नहीं मिली है कि इस पैसे का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया होगा। और ईडी ने कोर्ट को बताया कि वो अब ये 13,94,375 रुपए की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर ये पैसे इन पैसों का क्या इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर 1,06,00,000 रुपए का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग की बात ईडी ने सामने रखी है कोर्ट। ठीक है सूरज ओझा, मैं रौनक कुकड़े आपका रुख करना चाहूंगी। तमाम वो आंकड़े कि कितना पैसा किस किस के बीच ट्रांजैक्शन हुआ, ये आंकड़ा सूरज ओझा ने हमारे दर्शकों को दिया, जो जानकारी ईडी से मिल रही है। रौनक कुकड़े, आपसे मेरा सवाल ये है कि संजय राउत कहते हैं कि प्रवीण राउत मेरे दोस्त हैं। अब दोस्तों के बीच में अगर फ्लैट लेना है या जमीन लेनी है तो ये उधार खाता चलता रहता है, तो इसको लेकर ईडी की क्या दलील है? क्योंकि संजय राउत तो कहते हैं कि मैंने पैसा वापस कर दिया। जी देखिए, मुख्य तौर पर अगर ईडी की दलील की बात की जाए तो ईडी जिस तरह से इंक्वायरी कर रही है, अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है तो उसी एंगल को टटोलने की कोशिश जो है ईडी के जरिए की जा रही है। और आज कोर्ट में भी जिस तरह के आंकड़े सूरज ने बताया कि लगातार पहले 55 लाख, फिर 13 लाख और फिर कुछ और मनी जो है वो ट्रांसफर किए, लगातार इस तरह से अनसिक्योर्ड लोन अपने दोस्त से किस तरह से लिया जा रहा है। क्या ये पैसे वो पैसे थे जो कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को बड़े पैमाने पर HDIL की तरफ से आए थे और उसके बाद इसके जरिए अपने दोस्तों को या करीबियों को जिन्होंने उन्हें पॉलिटिकली मदद की है, क्या उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए? इस एंगल पर जांच करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ईडी ने जो है वो संजय राउत को गिरफ्तार भी किया है। मुख्य तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले 3 दिनों में जब उनसे पूछताछ होगी तो क्या नए खुलासे हो सकते हैं। अगर शिवसेना की बात की जाए और दूसरी विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो कुल मिलाकर शिवसेना की आवाज को और शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं ईडी के जरिए बीजेपी करती हुई दिख रही है। साफ तौर पर आरोप भी लगता हुआ दिख रहा है। जी, आप बने रहिए रौनक कुकड़े। मृत्युंजय, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूँ। संजय राउत के भाई हैं सुनील राउत, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जय महाराष्ट्र। सर हिंदी में कुछ कमेंट जय महाराष्ट्र। सिंगल क्वेश्चन सर, सिंगल क्वेश्चन। देखो 3 पीसी दी है, 3 न्यायालय ने ईडी ने 8 मांगी थी, लेकिन केस में ऐसा कोई है ही नहीं, तो कोर्ट ने 3 दिन की पीसी दी है, 4 तारीख को हाजिर। कार्रवाई पे क्या कहेंगे सर? अब तो 4 दिन हुआ, क्या कार्रवाई पे क्या कहेंगे सर? हमको पूरे न्यायालय पे विश्वास है, हमें पता है हमें न्याय मिलेगा, हमें मिलेगा 100%। शिवसेना मजबूत है, उद्धव जी मजबूत है, चिंता मत करो आप। तो संजय राउत के भाई सुनील राउत का कहना है कि 100% हमको न्याय मिलेगा, हमें न्यायालय पे भरोसा है, केस कमजोर है इसीलिए तो 4 दिन की रिमांड सिर्फ मिली है। मृत्युंजय, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, कैसे समझूं मैं सुनील जो है संजय राउत के जो भाई हैं उनके इस दावे को कि केस कमजोर है और इसीलिए रिमांड इतनी कम मिली? मुझे लगता है कि शायद सेहत को ध्यान में रखते हुए इस रिमांड को ऐसे कंसिडर किया गया, कैसे समझे इसे? देखिए, इसे एक भाई की भावना के तौर पर ही देखना चाहिए या फिर एक शिवसेना के विधायक के तौर पर ही इस बयान को देखना चाहिए, क्योंकि जो ईडी ने जिस प्रकार के दावे कोर्ट में किए हैं वो दावे बेहद संगीन है, संगीन आरोप लगे हुए हैं और एक शिवसेना के राज्यसभा सांसद पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा, किस प्रकार के आरोप लगे हैं। साल 2010-2011 के बीच में 1 करोड़ 6 लाख रुपए प्रवीण राउत से राउत परिवार को मिलते हैं। दूसरा, रायगढ़ जिले के अलीबाग के किहिम बीच के पास में 8 संपत्ति खरीदी जाती है, ये उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, 2010-2011 के बीच में संजय राउत विदेश दौरे पर जाते हैं, जिसकी फंडिंग किसी और के द्वारा की जाती है, यानी फाइनेंस किसी और ने किया हुआ था। चौथी बड़ी बात की 2 महत्वपूर्ण गवाह इसी केस से जुड़े हुए, जिनका नाम उस जमीन पर है, जो मालिक हैं, सह मालिक हैं, उनका नाम है, उनका बयान ईडी ने दर्ज किया हुआ है। ऐसे 2 गवाहों को धमकाने का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप संजय राउत पर लगा है। 4 समन ईडी द्वारा दिए गए, जिसमें से सिर्फ 1 समन पे उन्होंने रिप्लाई दिया, जवाब दिया। 3 समन पर वो हाजिर नहीं रहे, यानी असहयोग किया, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, इस समय एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जबलपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। वहां के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई है। न्यू लाइफ है इस अस्पताल का नाम, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में आग लगी हुई है और तस्वीरों का हमें इंतजार। दमकल की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अस्पताल में जब आग लगती है तो बेहद गंभीर मामला, क्योंकि वहां पर इस तरीके के मरीज भर्ती होते हैं जो उठकर नहीं चल सकते। कुछ मरीज आईसीयू में भी होते हैं, छोटे बच्चे भी भर्ती होते हैं, बुजुर्ग लोग भी भर्ती होते हैं। और जबलपुर के न्यू
लाइफ अस्पताल में ये भीषण आग, ये काला उठता हुआ धुआं, ये आग की लपटें बयान करती हुई कि आग कितनी भीषण है। अस्पताल में ये आग लगी है, हालांकि कारणों का अभी कोई पता नहीं लग पाया है, लेकिन दमकल की जो गाड़ियां हैं इस आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। अंदर धुआं तो नहीं फैल गया है, किस तरीके की कैजुअलिटी, किस तरीके की मुसीबत, ये अभी इन तस्वीरों का हमें इंतजार, लेकिन बाहर से हमें जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आग बेहद भीषण है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको फटाफट रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश भी चल रही है।